हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आरंभ करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैक्टिस सेट 1 से। इसमें हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो PYQ क्वेश्चंस होंगे, नीट या फिर किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। और आप इनको एक टाइप का क्वेश्चन ना लेकर के एक कंसेप्ट लेकर के चलें कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके यहाँ या फिर आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ भी आएगी। और आप एक काम और भी करना कि साथ के साथ जब तक मैं आंसर करूं या जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूं, इतने में वीडियो पॉज करके खुद आंसर निकालना और उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना। और मैं भी ये चेक करूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं दीपक चौधरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सुपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e, द अदर इज e+e। if the net F electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of। यानी कि डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा। ई की वैल्यू वो नहीं है जो आप और हम जानते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ, ये आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज भी अलग अलग बता रखे हैं। एक में बोल रखा है कि मान लो E+E है और दूसरे केस में वो -E है। ठीक है, तो अगर इनका आप लोग डेल्टा ई आपको बताना कि डेल्टा ई किसके इक्वल होगा। तो एक तो हमें पता है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अगर दो हाइड्रोजन एटम हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम होगा, चार्ज दोनों पे होगा सेम। दो हाइड्रोजन एटम दोनों पे चार्ज सेम है, ये Q1 है, ये Q2 है। लेट्स एज्यूम ये E और ये भी E। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, इसमें बोला गया देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच वो इक्वल है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे, अगर पहला हाइड्रोजन एटम इसका मास m, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसका भी मास m, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को Gm² अपॉन d²। अब इन्हीं को हम लोग चेंज कर देते हैं चार्जेस से। एक को मैं Q मान लूँ, दूसरे को Q लिखूँ, या फिर इसको भी E लिख लूँ और इसको भी E लिख लूँ। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा Ke² अपॉन d²। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ेंगे कि इफ द नेट F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। यानी कि जो नेट फोर्स है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों एक जैसे एटम्स हैं। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेट फोर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब हमें E की वैल्यू बतानी है, किस ऑर्डर से आएगी। ये d² से d² कैंसल आउट हो रहा है, E² की जो वैल्यू निकल के आई वो आई Gm² अपॉन K। G की वैल्यू आप लोग जानते हो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन भी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए Gm का स्क्वायर, m का स्क्वायर कर दीजिए अपोन में K लिखेंगे। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इस पूरे को सोल्व करेंगे और हमें ऑर्डर चाहिए केवल, किस ऑर्डर का है। देखना क्वेश्चन में पूछा गया किस ऑर्डर का है,
और साथ के साथ ऑप्शंस भी ऐसे ही हैं। तो बाकी सब चीज़ों को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और जो 10 की पावर है केवल उनको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 6.7, ठीक है, इंटू में 10 रेज टू पावर -11 इंटू 1.67 का स्क्वायर बन जाएगा 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 का स्क्वायर बनेगा 10 रेज टू पावर -54 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। देखिए 10 रेज टू पावर -11 और 10 रेज टू पावर -54 ये बन जाएगा 5 और 4 और 1 5 और 5 और 1 6, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन बाकी सब चीज़ों को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में पूछा ही नहीं हुआ। 10 रेज टू पावर -11 इंटू में 10 रेज टू पावर -54 अपॉन में 10 रेज टू पावर 9, ये 10 रेज टू पावर 9 ऊपर जाके बन जाएगा 10 रेज टू पावर -9। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं तो ई स्क्वायर हमारे पास निकल के आया 11 9 10 और प्लस में 11 9 20 प्लस में 54, यानी कि 10 रेज टू पावर -74। तो ई की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 10 रेज टू पावर -74। रूट करेंगे तो ये 74 की हाफ हो जाएगी पावर, तो हमारे पास आंसर निकला 10 रेज टू पावर -37। किस ऑर्डर का मिलेगा? 10 रेज टू पावर -37 के ऑर्डर का मिलेगा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 10 रेज टू पावर -23 नहीं है, 10 रेज टू पावर -37 इज द करेक्ट आंसर। 10 रेज टू पावर -37 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी नया चल रहा हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के माध्यम आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं। आप हमें मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2.0 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter is. डाइपोल पर हमें चार्ज बताना है, टॉर्क गिवन है, एंगल भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो अब हमें क्या पता है? हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हो PE साइन थीटा होता है। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। व्हाट इज P? P इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कैन बी रिटन एज Q इंटू 2A। 2A इज द लेंथ ऑफ डाइपोल इंटू E इंटू में साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है भाई, टॉर्क है 4। टॉर्क को लिखो 4। Q फाइंड आउट करना था क्या? द चार्ज ऑन द डाइपोल, हाँ चार्ज निकालना है, Q लिखो इंटू 2A। 2A की वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिखो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू E भी गिवन है। कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब? E है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5। E की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और इसके बाद हमारे पास आया साइन थीटा। साइन 30 होता है 1/2। पूरी वैल्यू कंप्लीट। यहाँ से 2 से 2 मर रहा है, 2 ने 2 को मार दिया और कौन बचा? टॉर्क था 4। Q निकालना है तो Q को क्या लिखा जा सकता है? देखो Q को लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू, यहाँ पे था टॉर्क, तो ये 2 भी इस तरफ ले आएंगे, 10 रेज टू पावर -2 भी इस तरफ ले आएंगे, 10 रेज टू पावर 5 भी इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा Q इज इक्वल टू 4/2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू में 10 रेज टू पावर 5। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू में 10 रेज टू पावर 5। तो इससे ये कैंसिल होता है, बन जाता है 2। तो Q इज इक्वल टू आया 2। यहाँ से ये पावर्स बनेगी 3, ऊपर जाके ये हो जाएगा -3। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 कूलम्ब। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 कूलम्ब। ऑप्शंस क्या है? 2 मिली कूलम्ब, 2
8 मिली कूलम, 2 मिली कूलम, 5 मिली कूलम एंड 7 माइक्रो कूलम। तो आंसर 2 मिली कूलम, क्योंकि हम लोग 2 मिली कूलम को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, आंसर बी बनेगा हमारा। तो बी आंसर को टिक कर लीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड and is given by E is equal to AR. A charge contained in a spherical sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by. क्वेश्चन में लिखा गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी रीजन में वो आउटवर्ड लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड है, और उसको लिखा गया E इज इक्वल टू AR। A तो है चार्ज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। अब हमें चार्ज बताना है, हमें बताना है चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है, किस फॉर्म में लिख रखा है, एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है फाई जो होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और इज इक्वल टू होता है E डॉट डी एस, इज इक्वल टू होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू E डॉट डी एस। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट है ये इक्वल है E डॉट डी एस के। हमें चर्चा करनी है Q पर, तो Q निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नोट को उधर भेज देते हैं। E को क्या लिखा जा सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है A इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज A इंटू आर, और R रेडियस है, और रेडियस गिवन है कि वो रेडियस तो A है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू, E को मैंने लिखा A इंटू में R की जगह वैल्यू पुट कर दी, रेडियस थी कितनी थी, A थी, इंटू में ds, ds कितना होगा, स्पीयर है, स्पीयर का एरिया कैसे निकाला जाता है, 4 पाई आर स्क्वेयर से, तो मैं इसको लिख देता हूँ इंटू में 4 पाई ए स्क्वेयर, अपॉन में ये एप्सिलॉन नोट भी था, तो इसको इस तरफ भेजेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट। तो Q इज इक्वल टू क्या बना, A इंटू 4 पाई A, इस A को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई A³ इंटू में एप्सिलॉन नोट, यही आपका आंसर होगा। देखो A हर एक में A, तो इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट पकड़ लो पहले, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक तो है हमारा ऑप्शन A में और दूसरा है ऑप्शन C में, तो A और C में से एक आंसर है, इंटू में A³ है, A³ भी है, इंटू में A है, इंटू में A भी है, तो हमारा ऑप्शन बन रहा है A। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में A, इंटू में A, और यहाँ पर रहा A³ और ये रहा A³। इसमें केवल A है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, इसलिए C आंसर नेगलेक्ट हो जाता है, केवल आंसर बचा A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय Vxyz इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, वेयर V इज इन वोल्ट्स एंड xyz आर इन मीटर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट 1,1,1 इज। अब हमें किसके बारे में बताना है, हमें फोर्स निकालना है, किस पोटेंशियल गिवन है और कितना चार्ज है, चार्ज है 2 कूलम, एक 2 कूलम का चार्ज है, उस पर फोर्स निकालना है, पोटेंशियल गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग भली भांति जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। अब हमें E फाइंड आउट करना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल की हेल्प से E फाइंड आउट करने का प्रयास करूं, पोटेंशियल की हेल्प से E फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाए, तो मैं E को लिख सकता हूं dV बाय dx। अब अगर इसको ध्यान से तुम देखो तो तुम्हें ये x, y और z तीनों टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल एट x एक्सिस,
पोटेंशियल एट वाई एक्सिस एंड पोटेंशियल एट जेड एक्सिस। तो अब हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, जो ई एक्स आएगा वो इक्वल होगा डी वी बाई डी एक्स के, ई वाई जो इक्वल होगा वो होगा डी वी बाई डी वाई के, और ई जेड जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा डी वी अपॉन डी जेड के। यानी अलग अलग एक्सिस पे चर्चा कर रहा है, जैसा कि गिवन है एक्स वाई एंड जेड। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर चलेंगे तो इस पूरी टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जेड एक्सिस पे चलोगे तो इस पूरी टर्म को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखा गया हुआ 6x माइनस 8xy माइनस 8y, 6x माइनस 8xy माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 8y प्लस 6yz। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किससे, डी वी बाई डी एक्स से। इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करें इसको विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो देखिए क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन। इसको मैं ई एक्स लिख सकता हूँ, ई एक्स कैन बी रिटन एज 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 होगा विद द रिस्पेक्ट एक्स, ध्यान रखना। माइनस में 8xy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x होगा 8y, माइनस 8y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे y x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है जितना भी है, तो हमारा ये भी डिफरेंशिएशन 0 और प्लस में 6yz, जहाँ पर भी x नहीं है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 प्लस में ये भी 0, ई एक्स की वैल्यू आ गई 6 माइनस 8y। ऐसे ही अगर हम लोग ई वाई निकालें, ई वाई कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 6x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x माइनस में 8 प्लस में 6z। आई होप आपको समझ आया होगा। 6x में y की कोई टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है तो 0। 8xy में क्या बचा 8x, 8y में क्या बचा 8, 6yz में क्या बचा 6z। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आगे, ये बना माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस का 6z। ऐसे ही ez फाइंड आउट करेंगे, ez क्या बनेगा, 6x तो बन जाएगा 0 माइनस में 8xy भी 0 माइनस में 8y भी 0 प्लस में बचा 6y। ये आ गया हमारे पास 6y। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, इसमें बोला गया कि वेयर v इज इन वोल्ट्स एंड xyz आर इन मीटर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट 1,1,1, जहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। अब पहले हम लोग इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें, और जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, उसके ऊपर फोर्स निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर तुम लोग ई एक्स देखो, y की वैल्यू 1 थी, -2 बन रहा है, y की वैल्यू 1 पुट की, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर x की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1, क्योंकि पॉइंट हमारे पास गिवन है 1,1,1, x भी 1, y भी 1 और z भी 1। तो ये बना -8 माइनस 16 हो गया, प्लस में 6z हो गया तो माइनस का 10। ऐसे ही यहाँ की वैल्यू बन जाएगी 6। सिंपली 1 1 पुट करना है, x को भी 1, y को भी 1 और z को भी 1। तो e को क्या लिखा जा सकता है भाई, अब e को लिखा जा सकता है, पहली टर्म थी x वाली, तो ये मैं लिखूंगा माइनस का 2i कैप। उसके बाद थी y वाली, तो ये बन गया माइनस का 10j कैप। और फिर थी z पे, तो ये प्लस का 6k कैप। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ E। हमें फोर्स पे बात करनी है, हमें चर्चा करनी है किस पे, फोर्स पे। तो फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना आप एक वेक्टर का भली भांति जानते हो, कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, E का मोड करेंगे, मोड ऑफ E इज इक्वल टू
रूट ऑफ जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं, 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ई हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 100 प्लस 36। तो ई को हम लोग लिख सकते हैं, कितना बनेगा 440 140, ये बन गया 140। इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू में 35, 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 12 प्लस 2 40, ठीक है 14। तो ये बन गया 4 इंटू में √35, 4 का बाहर निकालेंगे 2 और अंदर बचा √35, ये वैल्यू आ गई ई की, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई हमें मिला 2 √35। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स को हम पता ही है हमें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। Q की वैल्यू 2 है, E की वैल्यू 2 √35 है, 2 2 जा 4, तो आंसर इज 4 √35। ऑप्शन डी देखिए 4 √35, 4 √35 इज द आंसर। आई होप आपको थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन था भी इम्पोर्टेंट, इसलिए करवाना भी ज़रूरी था। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए कि जब भी पोटेंशियल या कोई भी टर्म आपको एक्स वाई और जेड की टर्म में दी हुई हो, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो भी वैसे ही निकलेगा एक्स वाई और जेड की टर्म में, ठीक है। आप इसको किसी पर भी ले सकते हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं हम लोग dv/dt। अगर हमें वेलोसिटी एक्स वाई और जेड की टर्म में दी हुई है, तो जो हमें एक्सेलरेशन हमारी निकलेगी वो भी ऐसे ही निकलेगी, dv/dx इन द डायरेक्शन ऑफ x, dv/dy इन द डायरेक्शन ऑफ y एंड dv/dz इन द डायरेक्शन ऑफ z, ठीक है। सेम उसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया और आंसर हमारे पास मिल गया 4 √35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 metallic sphere of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given a charge of -1 into 10 raised to power 2 coulomb and 5 into 10 raised to power 2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 2 स्पीयर्स हैं, एक की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों को किसी भी, दोनों पर चार्ज भी गिवन है कि पहले पे चार्ज है शायद -1 इंटू 10 रेज टू पावर 2 एंड दूसरे पे चार्ज है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कूलम। अब इन दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इनको कनेक्ट करने के बाद जो बड़ा स्पीयर है उस पर चार्ज कितना रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। ऐसा समझो ये 2 स्पीयर, ये छोटा स्पीयर, ये हमारे पास बड़ा स्पीयर, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया। चार्ज किधर फ्लो कर रहा है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी चार्ज की। डायरेक्शन ऑफ चार्ज अगर हमें वैसे बतानी है तो हमें पता है चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जिसका पोटेंशियल अधिक होगा वहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा। कब तक चार्ज ट्रांसफ़र करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। अब जो इन दोनों का टोटल चार्ज है वो भी चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल चार्ज पे मैं अगर एक बार चर्चा कर लूँ, इसका चार्ज था टोटल -1 इंटू 10 रेज टू पावर -2 में भी। चेक कर लेते हैं, -1 इंटू 10 रेज टू पावर 2, -2 नहीं है, 10 रेज टू पावर 2 और दूसरा था 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2। अब अगर टोटल चार्ज ऐड करें तो 10 रेज टू पावर 2 तो कॉमन आ गया, 5 - 1 4 होता है, तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कूलम। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कूलम। अच्छा, अब यहाँ का पोटेंशियल सेम करके देख लेते हैं।
अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ फॉर द पोटेंशियल इज के क्यू वन बाय आर, 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू टू बाय आर टू, स्क्वेयर मत बनो, आर टू। तो के क्यू वन अपॉन आर वन को मान लेते हैं 1 इज इक्वल टू के क्यू टू इज क्यू टू एंड अपॉन में आर टू को मान लेते हैं 3। अब बेसिकली ये 3 वाला हमें बताना है बड़ा स्क्वायर, ये यानी कि हमें अमाउंट बतानी है Q2 की। Q2 की अमाउंट कैसे बताएंगे, K से K कैंसिल हो जाता है, Q2 इज इक्वल टू 3 Q2 इज इक्वल टू 3 Q1 आ गया। देखो Q2 हमें मिला 3 Q1 के इक्वल, Q2 हमें मिला Q2 3 इधर चला गया, Q2 इज इक्वल टू 3 Q1। और हमें यही भी बताना था, हमें क्या बताना था, हमें Q2 की वैल्यू बतानी थी। अब हमें ये पता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2। फाइंड आउट किया था टोटल चार्ज 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2। अच्छा हमें बताना है Q2 की वैल्यू, तो मैं क्या कर देता हूँ Q1 की वैल्यू निकाल लूँ। Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 बाई 3, तो इसको मैं लिख लूँ Q2 बाई 3 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 3 एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा 4Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 4 ने 4 को मार दिया, 3 को उधर भेज दो, तो Q2 इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कूलम्ब। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या, माइनस कहाँ से आ गया, माइनस गलत है, माइनस नहीं आएगा, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 ही आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये साइंस प्लस के है ना, हाँ तो माइनस कहाँ से हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से ये माइनस हटा दो, ये माइनस नहीं है ऑप्शन में, ये सही ऑप्शन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फीरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R. If the radius is double, then outward electric flux will be। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अच्छा फाई किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर रही है Q पे। फाई डिपेंड कर रही है Q पे। अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ती जाएगी, और अगर चार्ज होगा कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगी। रेडियस से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। ये चार्ज क्योंकि चार्ज में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, केवल और केवल किस में चेंज कर रहा है, रेडियस के अंदर चेंज कर रहा है। अगर रेडियस में चेंज कर रहा है, रेडियस तो फाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन तो होगा रिमेन्स द सेम। यही पूछा है, देखो चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फीरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो हमें पता है फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। चार्ज पे डिपेंड करता है कौन, फाई, ए से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दो पॉजिटिव आयन्स हैं, दो पॉजिटिव आयन बोले तो दोनों का चार्ज सेम, दो पॉजिटिव आयन
दो पॉजिटिव आयन तो दोनों का चार्ज सेम, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q। अच्छा, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, if F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है ये d है। F हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। Q1 Q2 लिखूंगा, इसकी जगह लिख देता हूँ Q स्क्वेयर, अपॉन में R की जगह लिख दूंगा D का स्क्वेयर। तो Q स्क्वेयर हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग। अच्छा, ये Q को क्या लिखा जा सकता है, Q को लिखा जा सकता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो F कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू, पहले तो इस पूरे मटेरियल को इस तरफ ले आते हैं भाई। ये बन गया F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में D स्क्वेयर इज इक्वल टू Q स्क्वेयर। Q को मैं लिख सकता हूँ Ne, तो ये बन जाएगा N स्क्वेयर इंटू E स्क्वेयर। Q इज इक्वल टू Ne, तो इसका तो स्क्वेयर तो इसका भी स्क्वेयर, N स्क्वेयर इंटू E स्क्वेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करनी है, यानी N पे बात चल रही है, तो E स्क्वेयर को भी इस तरफ ले आओ। ये बन गया अपॉन में E स्क्वेयर। तो N किसके इक्वल आ जाएगा, N इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वेयर इंटू F अपॉन E स्क्वेयर। N इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F E स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर। नहीं, गलत है, रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F E स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर। इससे लग रहा है मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक, नहीं ये भी गलत है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वेयर, क्या था यार, इंटू F अपॉन E स्क्वेयर। ये पूरा ऊपर इसको ये पुट कर दिया, ये बस सही है, यही आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर। लेकिन इसका रूट नहीं है, इसका रूट होना चाहिए था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F E स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर, या तो यहाँ पे D स्क्वेयर होता, फिर ये ऑप्शन सही था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F E स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो भाई ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F E स्क्वेयर नहीं था, यहाँ पे D स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर होना था, तब आपका ऑप्शन C सही होता, या फिर इस पूरे ऑप्शन पर रूट होता तो ये ऑप्शन सही होता। इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर मिलेगा, यहाँ पे या तो रूट मिलेगा यहाँ, या E स्क्वेयर की जगह D स्क्वेयर मिलेगा। ये आप लोग चेक कर लेना, आंसर इसका यही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वेयर F अपॉन में E स्क्वेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A thin conducting ring of radius R is given a charge plus Q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring of E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB. अच्छा, इसका बहुत ही देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, ये 0 होगा, यहाँ पे ना कोई चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। इस पोर्शन से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसल आउट। यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ये कैंसल आउट कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि a thin conducting ring of radius R is given a charge plus Q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB, AKB ये वाला पार्ट है,
इसके द्वारा जो रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी बी डी। ए सी बी डी पार्ट कौन सा है? ए सी डी और बी, ये वाला, ये पूरा पार्ट, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरह कैसे होगी? तो यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस पूरे की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस पूरे की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, पर इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? जितना इस पूरे पोर्शन का मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ई, तो इसकी डायरेक्शन है सी डी की तरफ, तो इस पूरे की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? ओ से के की तरफ, तो ई अलोंग ओ के, ई अलोंग ओ के, 3 नहीं है ये नहीं, ई अलोंग ओ के, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। की आंसर क्या है? ई अलोंग ओके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्ज Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart shown in the figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D. The line, the change in the potential energy of the system is Q3 upon 4 pi epsilon naught into K, where K is, K तुम्हें बताना है भाई कितना है। चलो बताओ K क्या होगा।